ओके। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम जो है ना इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लेना प्लीज। उसके अंदर मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बताई होती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। काइनेमैटिक्स के जितने क्वेश्चन करें उससे रिलेटेड कि पेपर में वो किस तरह से आएगा। तो अगर तुम पहले से देख के आ चुके हो तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं देखिए तो फिर देख लेना प्लीज। सही, अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वन कह रहा है हमसे कि कंप्लीट द टेबल 1.1 बाय स्टेटिंग वेदर ईच ऑफ द क्वांटिटीज is a scalar or a vector. ओके, सो एक्सेलरेशन हमारे पास जो होती है वो वेक्टर होती है, राइट। पावर हमारे पास स्केलर होती है और वर्क डन हमारे पास स्केलर होता है, राइट। अच्छा जी। अगर तुम्हें स्केलर वेक्टर याद रखने में मसला होता है तो तुम इस तरह से याद रख लो कि जो क्वांटिटी एक स्केलर एक वेक्टर से मिलकर बनती है यूजुअली वो वेक्टर होती है, और जो क्वांटिटी दो वेक्टर से मिलकर बनती है तो यूजुअली वो स्केलर होती है। जैसे कि वर्क हमारे पास स्केलर है, दो वेक्टर से मिलकर बना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है। और पावर तुम्हारे पास वर्क डन ओवर टाइम दोनों स्केलर है। स्केलर स्केलर जो है वो स्केलर ही बनता है। और एक्सेलरेशन तुम्हारे पास एम ए फोर्स फोर्स ओवर मास से बनता है। फोर्स हमारे पास है वो एक वेक्टर है। ये तुम इसको अगर वेलोसिटी से रिलेट करना चाहते हो तो तुम वेलोसिटी से रिलेट करो, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए तुम्हारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर है। सही, तुमने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कि अगर तुम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास स्केलर आएगा, सॉरी तुम्हारे पास वेक्टर आएगा अगर तुम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। और अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो तुम्हारे पास जो है दो वेक्टर अगर तुम्हारे पास होंगे तो वो तुम्हें वेक्टर रिजल्ट देंगे। खैर आगे आ जाओ। तो अगला पार्ट हमसे कह रहा है द वेरिएशन द टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन। ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, सही है। पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहले ना इसकी कुछ चीजें लिख लिया करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट। ऊपर से नीचे आओगे क्या करना है, ग्रेडियंट। नीचे से ऊपर जाओगे क्या करना है, एरिया, राइट। तो ये तुम्हें सबसे पहले पता हो गया। तो ये इन जनरल बात कर दी। अब तुम्हारे पास जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट तुम्हें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। और इस ग्राफ का एरिया तुम्हें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, राइट। क्योंकि ग्राफ एक ही डायरेक्शन में तो तुम डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ग्राफ दो डायरेक्शन में होता है यानी यहाँ से आगे नेगेटिव एक्सिस में भी जा रहा था तुम्हें, फिर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर कहना पड़ता है, अदरवाइज गलत हो जाता क्वेश्चन। सही है, खैर अब ये हो गया। अब उसके बाद जो है ना आगे चलते हैं। डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाइम टी जीरो। अच्छा देखो बच्चे होशियारी ये करते हैं, देखो उसने जो टाइम फ्रेम तुम्हें दिया होता है ना, तुम उस टाइम फ्रेम को लेकर तुम्हें क्वेश्चन करना होता है, राइट। अपनी तरफ से पूरे ग्राफ के लिए मत कर देना कभी भी, राइट। तो टाइम फ्रेम को प्लीज गौर से करना। जब मैं भी क्वेश्चन किया करता था तो मैं भी होशियारी करता था कि आधा क्वेश्चन पढ़ा बस, मुझे लगता है मैं तो इस क्वेश्चन में चीता हूँ, बट डायरेक्ट डाल दिया फॉर्मूला बगैर ये पढ़े कि इसमें ये क्या दिया है उसमें, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा जनाब। सो फ्रॉम टाइम दिस टू दैट हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। सो तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट होता है। तो तुम्हें सिर्फ दिमाग में नहीं रखनी ये बात, तुम्हें लिखनी भी है पर्चे पे, समझ रहे हो। सो तुम कह दो ग्रेडियंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, राइट। और फिर उसके बाद तुम्हें, अब तुम ग्रेडियंट का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। यहाँ पे हमारे पास है v2 - v1 ओवर t2 - t1। सही है, इस तरह से हम करेंगे। सही, बाल बच्चे ये कहते हैं कि एक एक वैल्यू लेते हैं, मतलब वो v ओवर t कर देते हैं। सही, ये वाला काम तुम तब करोगे जब तुम्हारा ग्राफ जीरो से पास हो रहा है, राइट। अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है तो तुम उसमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेके x और y का डिवाइड करोगे, आंसर सही होगा। क्योंकि दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली बात है वो फिर जीरो जीरो कंसिडर हो रहा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी इंटरसेप्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि फिर आपने वो वाली होशियारी नहीं करनी, तो उसके पीछे की मैच पता होनी चाहिए, तब तुम वो होशियारी नाप सकते हो, अदरवाइज मत करना। सही, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कर देना, तुम्हारा ही फायदा होगा। अच्छा जनाब। सो अब हम अगर वेलोसिटी को देखें, सो इनिशियली हमारे पास थोड़ी सी वेलोसिटी कम आ रही है, सो 0.
अच्छा, अब इसमें भी ना बच्चों को मसला होता है कि ग्राफ कैसे रीड करें। तो ग्राफ रीड करने का आसान तरीका तो ये है कि भाई तुम देख लो कि जो ये वाला छोटा बॉक्स है वो कितने डब्बों में आ रहा है। सही है। सो ये एक एक ये जो मैंने बॉक्स हाईलाइट किया है इसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस है। और जो इसकी जो रीडिंग है वो 0.25 है। तो अगर तुम डिवाइड करोगे 5 से, तो एक स्मॉल बॉक्स जो है वो तुम्हारे पास बन जाएगा 0.05 का, राइट। तो अब तुम उस हिसाब से काम कर सकते हो। सही है? मतलब जितने भी बॉक्स हैं उनको तुम डिवाइड कर लोगे तो उस हिसाब से काम हो जाएगा। सही। तो अभी ये तुम्हारे पास है 0.5, तो 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, राइट। सो हमारे पास एक आ रहा है। जब टी हमारे पास 0 है तो हमारे पास 0.70 आ रहा है, राइट। सही हो गया। एक कहानी हमारे पास ये आ गई। सही। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सही। तो तुम्हारे पास जो है 4 हमारे पास आ रहा है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस बाद में लिखते हैं। सही है। वाई एक्स का घपला मत कर देना वरना क्वेश्चन गलत कर बैठोगे फिर। ये आ गया 1.25, 1.30, 1.35, 1.40, राइट। आ जाओ अब इसको रख लेते हैं। तो y2 - y1/x2 - x1। तो अगर मैं इसको करूँ 1.40 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई T2 मेरे पास है 4 -0, राइट। तो इसको कैलकुलेटर में अगर हम डालें तो हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन। तो 1.4 -0.7 डिवाइडेड बाई 4 - 0 करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी 0.175 आ रही है 18। हम यूजुअली जो आंसर 2SF के अंदर लिखा करते हैं, PSF के अंदर नहीं लिखते, राइट। पुराने पेपर में अगर तुम्हें मिलेगा तो मिलेगा, या तुम अगर उसके अंदर कर दो A2 के अंदर करो तो उसके अंदर तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना होता है। सही हो गया। अच्छा, इसका क्वेश्चन चेक इसका आंसर चेक कर लेते हैं पहले। अम, ये जो तुम्हारे पास स्केलर वेक्टर आ रहा है दैट्स फाइन, ओके। अच्छा जी, तुमसे देखो कह रहे हैं यहाँ पे ना कि एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला लिखो तुम। तो ये तो ये तुम बताओ कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है। ये तो फिर तुम ये बताओ इन तीनों में से, अदरवाइज तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, C1 मार्क नहीं मिलेगा, राइट। 0.18 आ रही है। मैं तुम्हें इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट दिखाता हूँ। एग्जामिनर रिपोर्ट देख के हम देखते हैं कि क्या कहते हैं वो। तो हमसे कह रहे हैं मोस्ट कैंडिडेट करेक्टली आइडेंटिफाइड द एक्सेलरेशन एज वेक्टर, वो पहला वाला पार्ट। अगला पार्ट अगर देखें, दिस क्वेश्चन वाज यूजुअली आंसर्ड करेक्टली, वीकर कैंडिडेट समटाइम ऑब्टेन एन इनकरेक्ट आंसर ड्यू टू मिस रीडिंग द वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राफ। सही। ये वाली होशियारी मत करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऐसी गलतियां मत करना प्लीज। सही है। अच्छा, तुमसे अगले पार्ट में ये कह रहे हैं कि डिटरमिन द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to this much, राइट। देखो यहाँ पे भी तुमने ये चीज नोट करनी है, सही है, कि यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्राफ मत नाप नाप देना, सही है। जहाँ से जहाँ तक बोले वहां से वहां तक तुमने एरिया निकालना है। सही। सो अब तुम्हें पता है कि डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होता था, एरिया से आता था। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। सही हो गया। ओके। सो अब हमें जो है वो, हम जिस चीज में इंटरेस्टेड है वो ये वाले एरिया के अंदर इंटरेस्टेड है। सही, ये वाले एरिया के अंदर हम इंटरेस्टेड है। सही हो गया। सो अगर हम इसको लें तो हमारे पास क्या बनेगा ये। अच्छा जनाब, तो जो ट्रेपीजियम बन रहा है अगर मैं उसको नीचे थोड़ा सा ड्रॉ करूं, ये बन रहा है। ये मेरे पास 0 आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 4। ये हमने पिछले वाले पार्ट में निकाला था 0.7 था, ये मेरे पास आ रहा था 1.4, राइट। ये मेरे पास बन रहा है ट्रेपीजियम। सही। ट्रेपीजियम इसलिए बन रहा है क्योंकि दो पैरेलल साइड है। सही। दो पैरेलल साइड है और उनके बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो हम बचपन में ये रट्टा लगाते हैं कि हमारे पास जो ट्रेपीजियम होता है उसकी दो पैरेलल साइड होनी चाहिए और उसकी कोई ना कोई हाइट होनी चाहिए। सही। एक्चुअल जो चीज होती है वो आप इस तरह से कहो कि दो पैरेलल साइड होनी चाहिए और उनके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अब वो हाइट हो या ना हो इससे कोई कंसर्न नहीं है हमारा। अब यहाँ पे देखो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। ये हाइट नहीं है, बेस है ये, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। वो ओ लेवल्स की मैथ्स तक अच्छा लगता था, यहाँ पे थोड़ा सा है ना, थोड़ा सोच समझ के लगाना। सही। तो यहाँ पे जो एरिया का तुम देखोगे तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा लो। तो पैरेलल साइड में तुम्हारे पास एक साइड ये है, जो कि जिसका डिस्टेंस है 0.7 का। दूसरी पैरेलल साइड है तुम्हारे पास ये जिसका डिस्टेंस तुम्हारे पास 0 से 1.4 का, राइट। और तुम्हारे पास जो
जिसको हम सो कॉल्ड हाइट कहते हैं, वो हमारे पास आ रही है 4। आई होप तो कि तुम्हें ये, तुम ग्राफ से मैंने ये किया है यहाँ से लेकर ये वाला, सो 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, और ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, राइट। तो खैर, अगर हम इसको लाइक कैलकुलेट करें तो मेरे पास बन जाएगा 1/2 इंटू 0.7 प्लस 1.4 इंटू 4, तो आई एम गेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4.2, राइट। अच्छा जनाब, ओके। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखें, तो ऑल्दो मोस्ट कैंडिडेट न्यू दैट द डिस्टेंस मूव could be determined from the area under the graph. A significant minority calculate the area under the graph from a triangle rather than from a required trapezium. अच्छा, बच्चों के अंदर ना ये भी गलती होती है कि वो ना सिर्फ इस चीज को लेते हैं, ये चीज को। देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास एरिया अंडर द ग्राफ है, तो देखो एरिया अंडर द ग्राफ को ना हम कहते हैं किस तरह से, तुम अगर मैथ्स में पढ़ते हो तो एरिया अंडर द ग्राफ को हम इस तरह से लिखते हैं, एरिया enclosed by the curve and the x-axis। सही है, एरिया अंडर द ग्राफ का ये मतलब होता है, सही है। मुझे पता है, मैं भी जब पढ़ता था मुझे भी ये कंफ्यूजन होती थी कि एरिया अंडर द ग्राफ तो यही होना चाहिए, सिर्फ ये एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है, हम पूरा क्यों लेते हैं, सही है। तो देखो, तुम मैथ्स के अंदर एएस की मैथ्स अगर तुम पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर, तो उसके अंदर तुम्हें जो एरिया की एक्चुअल जो अंग्रेजी लिखी हुई होती है वो ये लिखी होती है, एरिया अंडर द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो ये एक्सिस है और ये तुम्हारे पास कर्व है, राइट। तो तुमने एक्सिस और कर्व के हिसाब से एरिया लेना है, मतलब ये तुम्हारे पास ये एक्सिस, ये ग्राफ आ रहा है, और ये तुम्हारे पास एक्सिस आ रहा है, राइट, और इसके बीच का जो एरिया है वो तुमने कंसिडर करना है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट अपना प्लीज क्लियर रखना कि एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, राइट। ये कहीं पे जो है ना तुम्हें बॉदर भी करेगा अगर तुम्हारे पास लाइक इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, सही है, और तुमने एरिया अंडर द ग्राफ याद किया हुआ है, तो तुम यहाँ से तो एरिया अंडर लोगे, यहाँ से भी एरिया अंडर ले लोगे, गलत हो जाएगा वो। तुम अगर ये याद करोगे कि एरिया इंक्लूज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, तो तुम फिर यहाँ से ये वाला एरिया लोगे, राइट। तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एरिया अंडर द ग्राफ एक्चुअली एरिया इंक्लूज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस होता है, राइट। चलो जनाब, ओके, आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं डिफाइन फोर्स। फोर्स हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सही हो गया। देखो, डेफिनेशन जितनी भी होंगी ना उनको एग्जामिनर रिपोर्ट से समझ समझ के करना, उसकी उसकी वजह ये कि मार्किंग की में अक्सर बच्चे देखते तो हैं, लेकिन वो कभी कभार कुछ और अपनी तरफ से अंग्रेजी लिखाते हैं, तो उससे ना वो सेंस ही गलत बन जाता है। देखते हैं इसमें कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सही है, एक नंबर की एक नंबर दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं कि बच्चों ने क्या क्या होशियारी की है, अगर उन्होंने की होगी। तो कहते हैं कि stronger candidate found it straightforward to give the general definition of the force. Hence, however, some candidates inappropriately defined it in terms of the product of mass and acceleration, which only applies to the specific case, right? स्पेसिफिक केस यानी जब मास कांस्टेंट होता है तब आप वो अप्लाई कर सकते हो, सही है। कोई सिनेरियो ऐसा ले लो कि जिसके अंदर मास ही कांस्टेंट नहीं है, लाइक तुम्हारा रॉकेट है, अब रॉकेट के अंदर 90% फ्यूल होता है, राइट। तो जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसका मास डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, राइट। तो उसकी वजह से जो फोर्स होती है वो तुम्हारे पास मास की वजह से भी कम या ज्यादा हो रही होती है। सिमिलरली कोई टैंकर है, उसके अंदर फ्यूल है, मतलब वो फ्यूल टैंक्स जो होते हैं जो लाइक भर के एक जगह से दूसरी जगह पे फ्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनके अंदर भी फोर्स जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, मतलब टैंक पहले कितना फ्यूल था, बाद में जब उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया कितना फ्यूल था, तो उस हिसाब से खैर तो इसलिए तुम इसको प्लीज ध्यान में रखना। अच्छा जनाब, आगे तुमसे कहते हैं कि द मोशन रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1, ओके, इन द फिगर 1.1 caused by the resultant force F acting on the object, okay fine. On the figure 1.1, sketch the variation with time t from this to this. Numerical values are not required. Okay.
अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि जिसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि यार वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन से कैसे रिलेट करें। तो देखो, जब भी तुम्हारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तुम ये चीजें बना लो, तुम आसानी से कर पाओगे। देखो, तुम्हारे पास एक होती है वेलोसिटी, राइट, तुम्हारे पास है एक एक्सेलरेशन, तुम्हारे पास है एक मोमेंटम जो कि तुम्हारे पास है mv, और तुम्हारे पास है एक फोर्स जिसको तुम कहते हो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सही है, या फिर उसको हम एम ए भी कह सकते हैं, राइट, इन दिस केस। सही है। तो अब याद रखना कि तुम्हारे पास, मैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ समझा रहा हूँ, सही है, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखो कि तुम वेलोसिटी पे खड़े हो और तुम्हें एक्सेलरेशन पे जाना है, सही है। तो तुम्हें याद होगा हमने जो ऊपर ये बनाई सीढ़ियाँ, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाओगे तो ग्रेडियंट बनाओगे, राइट। सो तुमने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है, तुमने ग्रेडियंट बनाना है। सही, यानी अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और तुम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाह रहे हो, तो तुमने उसके ग्रेडियंट को मैप करना है, राइट, ये कहने का मतलब है, राइट। सिमिलरली, अगर तुम्हें मोमेंटम का ग्राफ बना के दिया हुआ है और तुम फोर्स पे जाना चाह रहे हो, तो तुम्हें क्या बनाना होगा, ग्रेडियंट का ग्राफ बनाना होगा, राइट। यानी अब देखो, मोमेंटम मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल्दो वो चेंज इन मोमेंटम होगा क्योंकि ग्राफ होगी, ग्राफ के अंदर वैल्यू चेंज होती है, ऊपर जाते नीचे आते हैं। तो जो तुम्हारे पास ग्राफ होगा ना, वो चेंज इन मोमेंटम का जो भी ग्राफ होगा, उसका ग्रेडियंट तुम जब ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी तुम्हारे पास, राइट। आई होप सो ये क्लियर होगा तुम्हें। जब तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे खड़े हो और तुम्हें एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट पकड़ोगे और उसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे मैप कर दोगे, राइट। इसी तरीके से अगर तुम मोमेंटम टाइम ग्राफ पे खड़े हो और तुमने फोर्स टाइम ग्राफ बनाना है उसका, तो तुम मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट पकड़ो और उसको मैप कर दो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, राइट। अच्छा जी, ये तो हो गई सीधी कहानी। अब आ जाओ थोड़ा सा टेढ़ा चलते हैं। अगर तुमसे बोल रहा है कि मोमेंटम टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है और तुमसे मोमेंटम टाइम ग्राफ पूछ रहा है, राइट। तो तुम देख रहे हो वेलोसिटी और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो सेम ग्राफ बनना चाहिए, जो शेप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की होगी वही शेप मोमेंटम टाइम ग्राफ की होगी, राइट। और अगर तुम एक्सेलरेशन पे खड़े हो और तुमसे बोल रहा है कि फोर्स बना दो, तो सेम शेप होगी, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की शेप होगी वही वेलोसिटी फोर्स टाइम ग्राफ की शेप होगी। देखो, मैं शेप की बात कर रहा हूँ, आई एम वेरी पर्टिकुलर विद माई वर्ड, मैं शेप की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि वैल्यूज भी सेम होंगी, वैल्यूज थोड़ी कम ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि तुम देखो कि एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो एक अलग ग्राफ होगा, फोर्स का जो ग्राफ होगा वो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय मास का ग्राफ है, राइट। तो थोड़ी सी वैल्यूज अलग होंगी, ऑल्दो शेप सेम होगा, राइट। मैं तुम्हें बना के भी दिखाता हूँ। तो आई होप सो पहले तुम्हें ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं आड़ा टेढ़ा चलूं, मैं अगर जो है ना वेलोसिटी से मैं फोर्स का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, सही है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, मुझे या तो यूं जाना पड़ेगा, मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ, या तो मुझे यूं जाना पड़ेगा, सही है, या तो मुझे नीचे से आना पड़ेगा। दोनों रास्ते सेम है, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी कर लो, राइट। तो अगर तुम डायगोनल मूव कर रहे हो, तो जिस तरह से तुम एक से दूसरी तरफ जाओगे फिर दूसरे से तीसरी तरफ आओगे, राइट। अब ये जो मैंने बना दी है पूरा, मैं इसको जरा ना कुछ ग्राफ से रिलेट करके भी बता देता हूँ। देखो, मान लो तुम जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे खड़े हुए, राइट, और तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस तरह का, राइट, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। तुमने इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बनाना है, राइट। तो तुमने क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट को पकड़ना है, उसको मैप कर देना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे, सही। अब तुम्हें दिख रहा है कि ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप का मतलब होता है कि अ, ये अगर है तो तुम्हारे पास ये एक ही स्लोप है, यानी इसको हम कांस्टेंट स्लोप कहते हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई स्लोप है तो इसका मतलब है यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पे ज्यादा हो गई है, राइट। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास कर्व है तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कम थी, यहाँ ज्यादा हो गई है, राइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप आ रहा है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाऊंगा, यानी इसी ग्राफ को, वेलोसिटी वाले ग्राफ को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी मेरे पास, राइट। समझ लो। और अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मोमेंटम के अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो ये ग्राफ मेरे पास बिल्कुल सेम बनेगा, राइट। शेप की बात कर रहा हूँ, शेप सेम बनेगा, वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, वैल्यूज पे तुमसे नहीं पूछेगा, टेंशन मत लेना, राइट। और अगर तुम इसका फोर्स टाइम ग्राफ बनाओगे, तो फोर्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है, ग्रेडियंट का रिलेशन होता है। तो
वो तुम्हारे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। या अगर तुम एक्सेलरेशन से यहाँ देख लो तो सेम बनेगा, अगर तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ग्रेडियंट बनाओगे, राइट। तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ है। सेट हो गया। अब जरा आ जाओ इस पे अप्लाई करते हैं। तुम्हें ऊपर जो ग्राफ दिया हुआ है उसने वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, राइट। और तुम्हें जो नीचे ग्राफ दिया हुआ है वो फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सही है। सो बेसिकली हम किस तरह से जाने वाले हैं, हम सबसे पहले ये करेंगे कि वेलोसिटी पे हम खड़े हुए हैं, सही है। वेलोसिटी से निकलते हैं एक्सेलरेशन पे, राइट। फिर जो ग्राफ एक्सेलरेशन का बना होगा ना, वही सेम ग्राफ हमने छाप देना है फोर्स के लिए, राइट। हम ये करने लगे, सही। तो सबसे पहले आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर बना के आते हैं, उसके बाद जो है ना वही होशियारी नीचे नाप देंगे, सही है। आ जाओ। अब देखो ये इसके अंदर ना तीन लाइन सेगमेंट है, तुम्हें दिख रहे होंगे, राइट। मैं अगर इसमें मार्क करूं तो दिस इज वन, दिस इज टू, एंड दिस इज थ्री, राइट। तो अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो लेट्स से दिस इज द एक्सिस फॉर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट। अब देखो तुम्हारे पास तीनों स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, सही है। तो इसका मतलब है तीनों पॉइंट पे जो ग्रेडियंट होने चाहिए उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए थ्रू आउट दैट पोर्शन, राइट। मतलब अगर मैं लाइन सेगमेंट वन को कंसिडर कर रहा हूँ तो उसकी जो भी वैल्यू मेरे पास ग्रेडियंट की आई थी, जैसे मेरे पास 1.8 और 0.18 आई थी, तो वो थ्रू आउट द लाइन सेगमेंट 0.18 रहनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कांस्टेंट ग्रेडियंट आ रहा है, और कब तक आ रहा है, 0.4 सेकंड तक आ रहा है, राइट। फिर 4 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक, 4 सेकंड मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हुआ है ऑब्जेक्ट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, एंड इफ द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, राइट, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है। तो तुमने 4 से 8 पे सीधी लाइन खींच दी, राइट। ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आ गई सीधी लाइन, सही। उसके बाद क्या हो रहा है, 8 से अगर तुम आगे आओ, 8 से लेकर 12 तक, उसमें तुम्हारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म तुम्हें डिसेलरेशन दिख रही है, राइट। तो इसका मतलब है ग्राफ नेगेटिव में जाना चाहिए, राइट। तो हम ग्राफ नेगेटिव में ले जाते हैं, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन है उसका ग्रेडियंट कम लग रहा है मुझे देखने में, और जो डिसेलरेशन है उसका ग्रेडियंट मुझे ज्यादा लग रहा है, सही। उसकी वजह ये है कि टाइम तो दोनों के सेम है, राइट। दोनों के टाइम सेम है, लेकिन जब एक्सेलरेशन हुई है तो 0.7 की वेलोसिटी से लेकर 1.4 की वेलोसिटी तक गया ऑब्जेक्ट, और जब डिसेलरेशन हुई है तो 1.4 की वेलोसिटी से जीरो तक आया है, राइट। तो डिसेलरेशन मुझे ज़्यादा लग रही है, तो दैट्स वाई मैं ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, राइट। एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट द विड्थ रिमेन्स द सेम, राइट। सो ये मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन रहा है। डिट्टो उठा के नीचे छाप दो, सही है। 4 पे मारो सीधी लाइन, उसके बाद 0 पे डाल दो, फिर उसके बाद ये ले जाओ, राइट। तुम्हें ये शो करना होगा कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ में वाज़ेह डिफरेंस है, अदरवाइज ये 3 नंबर दे रहा है तो बेटा 3 नंबर के चक्कर में जो है ना वो तुम्हारी इज्जत लूट लेगा, सही है। तो इसलिए जो है ना तमीज से करना। अच्छा जी। अगेन इन इन इनकी जो मार्किंग की होती है वो ये ऐसे लिखते हैं कि इनको और इनके खुदा के अलावा किसी को नहीं पता होती, सही। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जरा इनकी मार्किंग की देखें। खैर यहाँ मुझे आसान लग रही है। कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम T0 and at T4 at a positive value. Okay, fine. Horizontal line starting from T0 and at this value 8 second at F0. सही है, यानी horizontal line हमने बना दी। Horizontal line is starting from T8 second and ending at T12 second. At the negative value F, the magnitude of F must be larger than that value, right? तो ये तुमने ध्यान रखना है इसका, सही। तुम्हें मैं इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखाता चलूँ, काफी लंबी की है इन्होंने। तो कहते हैं कि कैंडिडेट्स नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट that when the velocity time graph has a constant gradient, this is due to the constant resultant force को direct relate कर रहे हैं, right, acting on the object. Furthermore, the magnitude and the sign of the gradient of the velocity time graph determines the magnitude and the sign of the force in the force time graph, right?
वो जो हमने एक्सीलरेशन के लेके फिर हम फोर्स पे आ गए। मैं जो है ना, डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं खाया, तुम उसको हजम नहीं कर पाओगे, राइट? तो पहले इसी तरह से करना, जब तुम चीता हो जाओगे तो फिर तुम्हारे दिमाग में सब हो जाएगा, तुम डायरेक्ट बना दोगे, राइट? Some candidate incorrectly assume that the magnitude of the force up to this was the same that at t equals to 8 second, मतलब 4 सेकंड और 8 सेकंड की फोर्स उन्होंने सेम ली हुई है, राइट? Weaker candidates often understood that there was zero resultant force from t0 to t8 second, but then made the mistake of sketching a changing force that at the other time, मतलब उन्होंने increasing एक decreasing force बनाई हुई है like this या like that, maybe। सही है, तो दोनों गलत है। और अच्छा जनाब, candidate should be encouraged to use ruler when drawing a straight graph line and to ensure that these lines can be clearly seen against the background graph grid। सही है। तो देखो, इतनी होशियारी मत नाप देना कि तुमने ना इसी लाइन के ऊपर जो ना शार्प पेंसिल से तुमने उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन लगा दी। सही है। तो बच्चे उनको नहीं दिखने वाला है ऐसा। सही है। सो कोशिश करो कि इन दो बॉक्सेस के बीच में बना दो और शार्प पेंसिल लेके जाना। सही है। औरतों की लिपस्टिक मत लेके चले आना कि वो इतनी मोटी पेंसिल हो तुम्हारे पूरा जो है ना वो हो जाए, यानी फेल हो जाए। तो शार्प पेंसिल लेके जाना, अपने सारे सामान औजार वगैरह लेके जाना। सही, पेपर देने जा रहे हो, मजाक करने नहीं जा रहे हो, तो तुम्हारे पास रूलर होना चाहिए, स्केल, रबड़, और तुम्हारे पास पेंसिल, शार्प पेंसिल होनी चाहिए, राइट? तो तब जाके तुम्हारे पास कुछ ग्राफ वगैरह होंगे ना, तो तुम सही बना पाओगे। सही है। चलो जनाब।